नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। तो अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा बेहद जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि जो किसानों का कुछ किसान, जो पंजाब के कुछ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं जिन मुद्दों को लेकर के, उन मुद्दों में कितना दम है और केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 10 सालों में किसानों के लिए क्या कुछ किया है और जो किया है उसकी तुलना करेंगे कि यूपीए सरकार के दौरान कितना हुआ था। इस बीच एक बड़ा फैसला हुआ है गन्ना की कीमत को लेकर के। इन सब मुद्दों पर करेंगे बात। इसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि उत्तर प्रदेश में समझौता तो हो गया कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या कांग्रेस हर जगह पर झुक करके समझौता कर रही है, और अगर ऐसा गठबंधन कांग्रेस कर रही है तो क्या हासिल होगा कांग्रेस को। करेंगे इस पर बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि कर्नाटक में एक और विवादित फैसला सिद्धारमैया सरकार ने ले लिया। मंदिर हिंदुओं का, कहते हैं वहां पर कि गैर हिंदू भी उसके ट्रस्टी हो सकते हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी ने हमला बोला है। करेंगे बात। और इसके बाद बात करेंगे कि संदेश खाली के गुनाहगारों की तलाश अभी भी जारी है। भारी दबाव के बीच राज्य के डीजीपी आज आखिरकार वहां पहुंचे और इस बीच में तमाम अनुसूचित आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग सब अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं संदेश खाली के बारे में और एक्शन की मांग कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों पर होंगे सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में गुजरात सहकारी दूध विपणन महासंघ के स्वर्ण जयंती समारोह में लिया हिस्सा। कहा 10 वर्षों में देश ने डेयरी सेक्टर में की जबरदस्त प्रगति। प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण, रखी आधारशिला। आज गुजरात में प्रधानमंत्री के कई कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को बताया ऐतिहासिक। कहा किसानों की आय को 2 गुना करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में गन्ने का एफआरपी बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल किया, 25 रुपए की हुई बढ़ोतरी। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की बातचीत रही है सार्थक। वार्ता से ही निकलेगा समस्या का समाधान। नई दिल्ली में जारी 9वें रायसीना डायलॉग का आज दूसरा दिन। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में सुधारों पर दिया जोर। सीबीआई ने की कीरू जल विद्युत परियोजना में कथित भ्रष्टाचार मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के खिलाफ कार्रवाई। एजेंसी ने सत्यपाल मलिक और दूसरे आरोपियों के ठिकानों पर कर रही है छापेमारी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम पहुंची संदेश खाली। एनएचआरसी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर मांगी रिपोर्ट। और कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर तुष्टीकरण का एक और बड़ा आरोप। राज्य सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 में किया बदलाव। बीजेपी ने इस प्रावधान को वापस लेने को कहा। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करते हैं किसानों के को लेकर क्या कुछ केंद्र सरकार ने किया है, उसके बावजूद कि जिस तरह से शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच 2 दिनों के लिए टाल दिया गया है। सरकार के नए प्रस्ताव पर सहमति बनाने के लिए संगठन आज विचार कर सकते हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने बातचीत को लेकर उम्मीद जताई है और शांति से समाधान निकलने की भी उन्होंने उम्मीद जताई है और कहा है कि बातचीत से ही इस मसले का समाधान निकलेगा। उधर आज गुजरात की एक सभा में पीएम मोदी ने कहा हम गांव से जुड़े कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सशक्त होना
जरूरी है। प्रधानमंत्री ने ये बात खास तौर पर गुजरात में एक सभा में कही है। इस बीच केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए गन्ना के एफआरपी में 25 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर दी है। अब ये 315 से 340 हो गया है। 25 रुपए की बढ़ोतरी के बाद गन्ना की एफआरपी। तो कैबिनेट के इस फैसले से 5 करोड़ से भी अधिक किसानों को फायदा होने वाला है। सीधा फायदा होगा गन्ना किसानों को। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किसान कल्याण के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को गिनाई कि क्या कुछ किया गया है मोदी सरकार के दौरान पिछले 9-10 सालों में। उन्होंने कहा, दुनिया भर में खाद के दाम बढ़े, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों पर खाद के दाम का बोझ नहीं पड़ने दिया और उसे सरकार ने खुद बर्दाश्त किया। खाद पर 3 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक सरकार ने खर्च किया है। और दूसरी तरफ नैनो यूरिया भी एक नई क्रांति लेकर आई है। उन्होंने तुलनात्मक बात भी बताई। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, यूपीए ने 10 साल में गेहूं, धान, दलहन और तिलहन पर 5.5 लाख करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ रुपए एमएसपी पर खर्च किया है। यानी अगर हिसाब बैठाइए तो 3.5 गुना से भी ज्यादा। दलहन खरीद का उदाहरण दिया उन्होंने। कहा, मनमोहन सिंह सरकार ने 1,936 करोड़ रुपए इस पर खर्च किया था, लेकिन मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए 55,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दलहन पर खर्च किया है। और इस खरीद के जरिए हर आम और खास की थाली में दाल की व्यवस्था की है मोदी सरकार ने। तो दलहन को लेकर खास फोकस रहा है। बात तिलहन की भी कर लेते हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि तिलहन में यूपीए ने 11,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जबकि मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। यहां पर भी 3 गुने से भी ज्यादा। उसके बाद उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस के समय में, यूपीए के समय में तो ना किसान का सम्मान था और ना निधि थी, लेकिन मोदी सरकार ने 2,81,000 करोड़ रुपए 12 करोड़ किसानों के खातों में डाले हैं। इसके साथ ही मोदी सरकार में 1,54,000 करोड़ रुपए मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को मिला है। तो ये सारे मदद हैं किसानों के लिए। जनधन से बैंक से किसान जुड़े तो पिछले वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक किसानों को मिला है। और देश ने अपनी क्षमता से इस दौर में किसानों के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की है। तो प्रदर्शनकारी किसानों के आंदोलन पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि पंजाब में किसान संगठनों के साथ कई दौर की सार्थक बातचीत हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एमएसपी पर यूपीए सरकार से ज्यादा पैसा खर्च किया गया है। दुनिया भर में जो खाद के दाम बढ़े, हमने उसके बावजूद किसानों पर खाद के दाम नहीं बढ़ने दिए, यूरिया के दाम नहीं बढ़ने दिए। 3 लाख करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भारत सरकार ने दी है। लगातार पिछले 3 वर्षों में काम किया। नैनो यूरिया को हम लेकर आए। और यही नहीं, मैं एक बात तो आज मैं जरूर कहना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल में गेहूं, धान, दलहन, तिलहन, इन पर 5.5 लाख करोड़ रुपया एमएसपी की खरीद पर खर्च किया। मोदी सरकार ने 18,39,000 करोड़ खर्च किया है, जो 3.5 गुना से ज्यादा है। कहां 5.5 लाख करोड़, कहां 18,39,000 करोड़।
और अगर मैं आपको दलहन की उदाहरण दूं तो 1936 करोड़ रुपया कांग्रेस ने खर्च किया, यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने 55,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। तिलहन में उन्होंने 11,000 करोड़ के लगभग खर्च किया, हमने 33-35,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। गेहूं पर उन्होंने 2,80,000 करोड़ खर्च किया, हमने 12,41,000 करोड़ से ज्यादा खर्च किया। और यही नहीं, अगर आप आंकड़े देखेंगे, पीएम किसान सम्मान निधि, कांग्रेस के समय ना किसान का सम्मान था ना निधि थी। ये मोदी सरकार है जिसने 2,81,000 करोड़ रुपया 12 करोड़ किसानों के खाते में डाला है। और उनके समय किसानों को मुआवजा नहीं मिलता था। हमारे समय 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत मिला। उनके समय बैंकों से पैसा नहीं किसान को मिलता था। और 13-14 में, सन 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया मिला। हमने 2020-21 में, 21-22 में हमने कितना पैसा, 20 लाख करोड़ से ज्यादा किसान को दिया। यह हमारा कर्तव्य था किसानों के प्रति। मोदी जी ने तभी तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नाम रखा। एक एक कदम देखिए उस दिशा में है। 15,511 करोड़ रुपया हमने खर्च किया प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत। तो अनुराग सिंह ठाकुर ने एक एक आंकड़ा बिल्कुल तुलनात्मक रूप से विस्तार से ये बताया। और कल का जो कैबिनेट का फैसला था उसको लेकर प्रधानमंत्री ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। गन्ना किसानों को केंद्र सरकार ने जो बड़ी सौगात दी थी, चीनी सीजन 2024-25 के लिए एफआरपी को बढ़ाकर 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और कहा, देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। तो ये तमाम जो किसानों को लेकर के मुद्दे हैं, सरकार के फैसले हैं, उन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी यादव जुड़ चुके हैं। ओपी, सबसे पहले आपसे यही बात करना चाहूंगा कि जो सरकार ने फैसला लिया 25 रुपए की बढ़ोतरी गन्ना के एफआरपी में, 315 से अब 340 हो गया, 5 करोड़ किसानों को सीधा सीधा फायदा इसका मिलने वाला है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र सरकार देश के गांव, गरीब और किसानों के कल्याण और विकास के लिए बीते 10 साल से हम आंकड़ा देखते तो लगातार मिशन मोड पर काम करती रही है। केंद्र की कोई भी योजना हो उसमें केंद्र बिंदु किसान और अन्नदाता से जुड़ी योजनाएं रहती है। यही वजह है कि आप अभी इस बार का जो बजट देखेंगे, अंतरिम बजट, इसमें 1.27 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए आवंटित किए थे। और इसी क्रम में लगातार न केवल मिशन मोड पे काम हो रहा बल्कि नई नई नीतियां और योजनाएं बनने के साथ साथ किसानों के हित में एमएसपी बढ़ाने का मामला हो या अन्य तरह की योजनाओं की राशि, सभी में इजाफा हुआ। और इसी क्रम में जो एफआरपी गन्ने का बढ़ाया है, उससे न केवल जो पश्चिमी के साथ अन्य जो राज्य है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, जहाँ गन्ने की भारी तादाद में खेती होती है, उन किसानों को न केवल फायदा होगा बल्कि चीनी मिलों और इससे जुड़े मजदूरों, कामगारों और किसानों को बहुत ओपी, आप शंभू बॉर्डर पर इस समय हैं, शंभू बॉर्डर पर हैं, तो जरूर आपसे एक अपडेट लेना चाहूंगा कि उन्होंने 2 दिनों के लिए अपने दिल्ली चलो प्रोग्राम को स्थगित किया था। क्या कुछ विचार चल रहा है? क्योंकि केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि भाई सार्थक बातचीत हुई है और बातचीत से ही हल निकलेगा। जी, किसान संगठनों द्वारा लगातार ये कई दिनों से धरना और प्रदर्शन और आंदोलन किया जा रहा था, उसमें सरकार का शुरू से ही लचीला और संवेदनशील नजरिया रहा। और यही वजह है कि जब 4 दौर की वार्ता रही, उसमें सरकार ने बिंदुवार सभी मुद्दों को किसानों के सामने रखा, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए अपने समीकरण बताए और किसानों को संतुष्ट करने का काफी प्रयास किया। और इसी प्रयास का ये नतीजा रहा कि किसान संगठनों में जो अधिकांश जो समानांतर काम करने वाले लोग हैं, जो वास्तव में किसान हैं, उन लोगों ने इनकी जो सरकार की मांगे हैं और किसानों की जो मांगे हैं, उनमें अपना निष्कर्ष निकालते हुए अपना एक आकलन बताया कि सरकार जो हमारे हितों को लेकर काम कर रही है, हमें उस पर सार्थक पहल रखनी चाहिए, न कि एक नकारात्मक रूप के बढ़ा के आगे बढ़ना चाहिए। यही वजह रही कि ये जो आंदोलन पहले उग्र रूप ले रहा था, धीरे धीरे इनकी न केवल किसानों की संख्या कम हुई है बल्कि इसमें जो उग्रता है वो भी बहुत कुछ ढिलाई की तरफ नजर आ रही है। अभी 2 दिन का जो जी आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया ओपी जुड़ने के लिए इस खबर पर और बात करने के लिए। अभी वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि क्या कांग्रेस हर जगह पर, चाहे वो सपा हो, आम आदमी पार्टी हो,
कांग्रेस बहुत ज़्यादा झुक कर समझौता कर रही है, और अगर कर रही है तो ऐसे गठबंधन से कांग्रेस को क्या हासिल होगा, करेंगे इसी पर बात। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही एसबीआई में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। एसबीआई सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई, देश का फैन। अरे भाई, तुम्हें तो बहुत खांसी आ रही है। चलो, पास में ही आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, दिखा दूं। जांच और उपचार दोनों मुफ्त हो जाएगा। और अगर कुछ बड़ा निकल गया तो आयुष्मान कार्ड है ना, 5 लाख तक मुफ्त उपचार कहीं भी कभी भी। मोदी जी की गारंटी है ये। तेरे पापा मेरे सामने ही बनवाए थे कार्ड। और बताऊं, मोदी जी ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खुलवाकर महंगी दवाइयों से मुक्ति दिला दी है हम सबको। यहाँ दवाइयाँ सस्ती और अच्छी मिलती हैं। ये तो जानता हूँ, पापा भी वहीं से दवाई लेते हैं। देखा, सबको उत्तम स्वास्थ्य सेवा सुविधा देने की मोदी जी की गारंटी। करोड़ों लोग लाभ ले रहे हैं, आओ हम भी लें। मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। महंगे इलाज की छुट्टी, मोदी की गारंटी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि जो विपक्ष का गठबंधन बन रहा है कैसा बन रहा है और कांग्रेस को इससे क्या हासिल होगा। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में नाना करते हुए आखिरकार अखिलेश यादव भी अब शामिल हो रहे हैं, क्योंकि बात बन गई है तो शामिल हो रहे हैं। क्योंकि आखिरकार सपा की शर्तों को मानते हुए यात्रा में अखिलेश को लाने में कांग्रेस ने कामयाबी पा ली है। समझौता हो गया है, 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी। तो अब अखिलेश यादव भी इस न्याय यात्रा को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ज्वाइन करेंगे। सपा और कांग्रेस के बीच समझौते के तहत कांग्रेस के 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला हो गया है। बाकी जो 63 सीटें हैं उस पर सपा लड़ेगी और उसके कुछ सहयोगी दल। अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला, लेकिन उनका जो अपना पीडीए था उसी से लोग छिटक रहे हैं। सपा के दिग्गज और बड़बोले नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब अपनी अलग पार्टी बना ली है। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मौर्य ने पार्टी का नाम राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का नाम रखा है। इसी नाम से उन्होंने नई पार्टी बना ली। और अपना दल, जो अखिलेश यादव की सहयोगी हैं, सपा की सहयोगी हैं, अपना दल की पल्लवी पटेल की नाराजगी भी अलग है। तो सपा छोड़ने वाले जो सपा के एक अल्पसंख्यक चेहरे नेता सलीम शेरवानी, उन्होंने इस गठबंधन को, कांग्रेस के साथ वाले गठबंधन को मजाक बता दिया है। तो ये तो हुई बात सपा की, लेकिन सपा के बाद कांग्रेस की उम्मीद अब केजरीवाल से भी जग गई है और चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कांग्रेस गठबंधन की जीत बता रही है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आम आदमी पार्टी का जो मेयर बना है उसको, तो मीडिया की खबरों के अनुसार दिल्ली, गुजरात, असम और हरियाणा के लिए कांग्रेस और आप के बीच सहमति बन गई है। लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां फ्रेंडली फाइट करेंगी, जिसे नूरा कुश्ती कहते हैं, और वहां पर अकाली दल को रोकने की कोशिश करेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि केजरीवाल असम और गुजरात में अपने उम्मीदवार की तो घोषणा भी कर चुके हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे सामंजस्य बिठाएगी। और उससे भी बड़ा सवाल कि 2019 में तो कांग्रेस दिल्ली में 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, लेकिन अब चर्चा है कि दिल्ली में इस बार कांग्रेस सिर्फ 3 सीट पर लड़ रही है। जो पार्टी 6 सीटों पर दूसरे नंबर की थी वो सिर्फ 3 सीट पर लड़ने जा रही है गठबंधन की वजह से। इस बीच 3 मार्च को राहुल गांधी बिहार के महागठबंधन की रैली को संबोधित करेंगे, क्योंकि वहां पर तेजस्वी यात्रा लेकर निकल चुके हैं, तो उसी यात्रा में राहुल गांधी शामिल होंगे। तेजस्वी अपनी अलग यात्रा को लेकर निकले हुए हैं, तो जाहिर है कि अब तो उन्होंने ड्राइविंग सीट खुद ही संभाल ली है। इसी बात पर तो तनातनी थी कि ड्राइविंग सीट पर बैठेगा कौन, तेजस्वी बैठ चुके हैं। तो इस हालत में गठबंधन से कांग्रेस को क्या हासिल होने वाला है, ये तो अब वक्त ही बताएगा। क्या कुछ कांग्रेस को हासिल होता है। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी
के बीच समझौते के तहत कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब तक के घटनाक्रम के बारे में अखिलेश यादव ने कहा कि अंत भला तो सब भला। भला तो सब भला, क्या समझे? तो क्या माना जाए? आप समझदार हो? सर गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग को लेकर होगा, विवाद छिड़ा हुआ है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। राजनीति में कई ऐसे मौके आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लोगों को जोड़ना, लोगों को साथ लाना। अगर पार्टी में कहीं कुछ नहीं कभी दे पाए तो समय आने पर बहुत से लोगों को देने का काम पार्टी करेगी। तो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला। हालांकि उनके पीडीए में भी ये बात जो है अभी कई तरह की शंकाएं, लेकिन सवाल यही है कि क्या इसमें कांग्रेस का भी भला होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी जुड़ गए हैं और साथ में हमारे साथ हैं सतीश लखेड़ा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, बल्कि हमारे साथ डॉक्टर वीरपाल सिंह जी जुड़े हुए हैं, कृषि विशेषज्ञ। बहुत बहुत स्वागत आपका। अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी शायद हमसे आगे चल करके जुड़ेंगे। तो मैं चर्चा की शुरुआत विनोद जी से करता हूं। विनोद जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो समझौता कांग्रेस कर रही है उत्तर प्रदेश में सपा के साथ, या फिर अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी के साथ, या बिहार में तो हम जानते ही हैं कि कांग्रेस पहले से ही बहुत ही अपनी कम भूमिका रखती है। बात वही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं अंत भला तो सब भला, लेकिन क्या कांग्रेस का भी इसमें भला है या नहीं है? लाल जी, इसी तरह का आपने नज़ारा 2017 में देखा था। यूपी को ये साथ पसंद है। यूपी के दीवारों पे आपने देखा, पोस्टर देखे, पंपलेट देखे यूपी के लड़के, और उसका नतीजा भी आपने बाद में देखा। तो यूपी के लड़के फिर साथ में आए हैं 2024 के चुनाव के लिए, लोकसभा चुनाव के लिए। लेकिन इससे पहले तो अखिलेश जी का भी जो साथ था, वो साथ मायावती के साथ में, बसपा के साथ में पिछला इलेक्शन लड़ा था, वो भी आपने देखा। तो यूपी में इस तरह के गठबंधन का कितना कमाल और कितना चमत्कार है, वो पिछले 2017 से लेके और 2023 तक हमने देखा है। और हमने ये भी देखा है कि इलेक्शन के बाद ये गठबंधन जो है वो अपने आप किस तरह से बिखर भी जाते हैं। तो ये लोगों को पता है कि आप पहले साथ क्यों आए हैं, और अगर साथ आए हैं तो आप कितने दिन के लिए आए हैं, ये भी लोगों को पता है। तो इसलिए जब लोगों के साथ में ये जाते हैं, आज अगर मान लीजिए कि कल राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव दोनों आदमी एक रथ पे दिखेंगे और उस यात्रा में शामिल होंगे, तो लोगों को ये भी याद रहेगा कि कल तक ये अखिलेश यादव कह रहे थे कि जब तक सीट शेयरिंग पे बात नहीं करोगे तब तक हम यात्रा में नहीं आएंगे जी। तो आज अखिलेश यादव की बात मान ली गई। क्या इसलिए मान ली गई कि उनको यात्रा में शामिल कराना था? और सबसे ताज्जुब की बात देखिए कि यात्रा के दौरान ये बात तय हुई है, और कांग्रेस के प्रवक्ता कल कह रहे थे वहाँ, आप उसके लखनऊ की मीटिंग में जो पार्टी के महासचिव हैं, वो श्रेय इसका प्रियंका गांधी को दे रहे थे। तो ये सवाल तो ये लोगों के मन में है कि आखिर ये गठबंधन हुआ तो कहाँ से हुआ, किस तरह से हुआ, उसके जुगाड़ में क्या तर्क थी, उसकी शर्त में क्या मायने रखी गई थी। इन सारी चीज़ों की बात को लेके जब आप कहते हैं और अपनी रिपोर्ट में आप बताते हैं कि आखिर कांग्रेस इतनी झुकती क्यों नहीं है। अगर वो 2009 के अपना बना के आए थे कि हमें 20 सीट कम से कम लड़ना है, तो 2017 के भी पैमाने को छोड़ दीजिए, सॉरी 2014 का, 2019 का, उनको जो मिला है वो सीटें मिली है जो मायावती के साथ में अखिलेश का वो अलायंस में हुआ था। तो अखिलेश ने उनको किस तरह की सीटें दी है ये भी कांग्रेस जनों को पता है। तो इस तरह की सीट शेयरिंग लेके आप अगर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखिए, जो मीडिया में खबर आ रही है, जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि गुजरात से लेके आसाम से लेके आप हरियाणा तक में अगर आम आदमी पार्टी को आप एक विस्तार दे रहे हैं सिर्फ इसलिए कि दिल्ली में आपको 3 सीटें मिल रही है, तो ये बात समझने की जरूरत है कि कांग्रेस की इस गठबंधन की क्या मजबूरी है। जी, ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ऐसी क्या मजबूरी है। और विनोद जी और अनिल जी, आप लोगों के पास मैं आऊँ उससे पहले ज़रा डॉक्टर वीरपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी से मैं ख़ास तौर पर अभी जो हम बात कर रहे थे किसानों को लेकर, उससे ज़रूर एक सवाल ले लेता हूं, फिर इस चर्चा पर मैं वापस आऊंगा। डॉक्टर वीरपाल सिंह जी, ये बड़ा सवाल है। देखिए, एक एक करके चाहे गन्ना की कीमतों में देखिए 25 रुपये की बढ़ोतरी हुई, उसके बाद जिस तरह से कि अनुराग सिंह ठाकुर ने, केंद्रीय मंत्री ने गिनाया जिस तरह से कि
क्या मोदी सरकार कर रही है, पहले कितना हुआ है, दलहन तिलहन सब चीज को लेकर, एमएसपी को लेकर के बात फिर वही उठती है कि क्या ये सिर्फ पंजाब के कुछ किसानों, कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है और इस प्रदर्शन के पीछे किसान कल्याण है या कुछ और है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो वर्तमान केंद्र सरकार है श्री मोदी साहब की जी, उनका हर समय एक विजन है, किसान की भलाई, किसान के जीवन स्तर को ऊपर उठाना जी। और वो हर बार यही हर मीटिंग में बोलते हैं कि हमारे देश में देखो कितने, मैं बताना चाहूँगा 86.21% मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं जो 2 हेक्टेयर से कम जमीन पे खेती करते हैं और वो टोटल जो हमारा कल्टीवेबल एरिया है जिस पे खेती होती है वो उसके 47.34% पे खेती करते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी जो आय है वो कम थी जिससे कि उनका काम नहीं चल पा रहा था। तो मोदी साहब ने हर समय उनको ऊपर उठाने के लिए, देखो जैसे मैं आपको बताऊंगा, सबसे जो एग्रीकल्चर में हम कृषि जो भी उत्पाद करते हैं उनमें सबसे मुख्य इनपुट जो है वो सिंचाई जल है जी। 2012-13 में हमारे देश की जो 140 मिलियन हेक्टेयर कृषि की जमीन है उसका केवल 36% ही सिंचित क्षेत्र था। ठीक है, जो अब वर्तमान में 23-24 में बढ़ करके वो लगभग 51% हो गया, यानी कि 10 सालों में 15% की बढ़ोतरी और पिछले 60 सालों में केवल 36% की बढ़ोतरी। आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए कितने परसेंट बैठ रहा है ये। दूसरे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सिंचित क्षेत्रफल है जी उसकी प्रति हेक्टेयर पैदावार है 55 से औसतन 55 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, और जो असिंचित है उसकी पैदावार है लगभग औसत 35 से 40 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो जैसे जैसे हमारा सिंचित क्षेत्रफल बढ़ रहा है उसी आधार से हमारे किसान भाइयों का उत्पादन भी बढ़ रहा है, किसानों की खुशहाली भी बढ़ रही है। एक और बात बताऊंगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलती आ रही है और वो 25-26 तक बढ़ा दी गई है और उस पर अभी भी अनुमान थे 93,068 करोड़ रुपए का खर्चा होने का अनुमान है। तो सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती कहूं मैं आपको कि कृषि की फसल उत्पादन करने में पानी की सिंचाई का योगदान है। यदि समय पर किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तो उसकी पैदावार 100% बढ़ेगी, बिल्कुल वो बढ़ेगी। और सरकार जिस तरह से कदम उठा रही है, देखिए गन्ना की एफआरपी में भी 25 रुपए की बढ़ोतरी कर दी। हाँ, ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आज ही की खबर है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने 25% गन्ना की जो आज बढ़ोतरी करी है, लेकिन एफआर भी है जो 340 रुपए हो गया, 25 रुपया एफआरपी में। हाँ, 340 रुपए। उससे देश के लगभग 5 करोड़ किसानों से भी अधिक को फायदा होगा। और वो किसानों में कितनी खुशहाली होगी आज। बिल्कुल, ये 25 रुपए। और ऐसे कई कदम है बीरपाल जी, ऐसे कई कदम है जिनको अनुराग सिंह ठाकुर ने गिनाया भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो हम जैसा कि चर्चा कर रहे थे, इसके बाद अब जो विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस जिस तरह से समझौता कर रही है उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ हमारे तीनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विनोद जी हमारे साथ, विनोद मिश्र जी हैं, साथ में हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं अनिल यादव जी कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ में सतीश लखेड़ा जी भी जुड़ेंगे हमारे साथ अब से कुछ ही देर में। मैं अनिल यादव जी के पास चलता हूं। अनिल जी, यही सवाल उठ रहा है जो कि अखिलेश कह रहे हैं कि अंत भला तो सब भला, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को समझौता करना पड़ रहा है अनिल जी 17 सीटों पर, आपने निश्चित तौर पर विरोध तो किया कई सीटों को लेकर के, लेकिन सिर्फ वाराणसी की सीट अखिलेश यादव ने बदली, बाकी जगहों पर उन्होंने अपने कैंडिडेट नहीं बदले हैं। यही सवाल है कि अगर इस तरह से कांग्रेस गठबंधन कर रही है तो फायदा क्या होगा अनिल जी? देखिए, पहले तो मैं एक जानकारी आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक किसान को गोली लगने से, चाहे वो रबड़ की गोली थी, उसकी मृत्यु हो गई है। और उसके बाद भी यदि कहा जाएगा कि मोदी जी दिन और रात किसानों की बात करते हैं, तो भैया ये राम भरोसे ही है सब चीजें। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। देखिए, कल तक सबको परेशानी ये होती थी कि भाई गठबंधन नहीं हो रहा है, आपकी बातें नहीं हो रही हैं। आए दिन मीडिया खबर चलाती थी कि गठबंधन टूट गया है। तो कल तक तो जो लोग हमारे गठबंधन ना होने से परेशान थे, आज वो लोग इस बात से परेशान है कि भाई आपको 17 सीटें क्यों मिली हैं, उनको 63 सीटें क्यों मिली हैं, ये सीटें क्यों नहीं मिली, ये क्यों मिली हैं। देखिए, ये सब चीजें शीर्ष नेतृत्व अपनी स्ट्रैटेजी के तहत डिसाइड करता है। जरूरी नहीं कि हम हर स्ट्रैटेजी मीडिया के साथ साझा करें। हमारी
उत्तर प्रदेश में कल गठबंधन फाइनल हो गया, आजकल में दिल्ली भी होने वाला, बिहार आप जान ही रहे हैं, 3 तारीख को रैली भी है वहां पर, सभी जगह बड़ी स्मूथली बातें चल रही हैं। लेकिन सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो 40 दलों को साथ लेके दलों का दलिया बना दिया है और आज तक ये नहीं पता चल रहा है कि कौन कहां से लड़ेगा और कितनी सीटों से लड़ेगा। मुझे अभी भाजपा के साथी जुड़ गए हैं, ये बता दें कि भाई महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, उत्तर प्रदेश में। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में ये 4-5 दलों के साथ, और अब तो जैन जी को भी साथ ले आए हैं, किसको क्या दे रहे हैं इनकी तो चर्चा भी नहीं हो रही है। इनफैक्ट मैं बताऊं तो कई सारे तो ऐसे दल हैं कि जिनका कोई सांसद नहीं है, जिनकी कोई विधायक तक नहीं है, ऐसे भी दल हैं इनके साथ में जो 40 से ज्यादा का आंकड़ा है। लेकिन उसका कारण सुन लीजिए ना, कारण क्या है? कारण ये है कि 10 साल की सरकार में जब आप काम नहीं करते हैं ना, तो आपको बिल्कुल आपको ऐसे ही दलों का दलिया बनाना पड़ता है जनता के लिए, क्योंकि काम तो आपके पास है नहीं बताने के लिए, जनता के पास मुद्दे हैं नहीं, तो ये कारण है। और मुझे लगता है भाजपा से ये सवाल तो मैं जो आपका ये सवाल जो है ना जरूर सतीश जी से पूछूंगा, लेकिन एक बात मैं आपको कह दूं, किसानों की आपने बात की, किसानों की आपने बात की अनिल जी, इसका मतलब आप क्या इस पक्ष में हैं कि जो पुलिस है, सुरक्षा बल हैं, वो आंसू गैस और रबड़ की गोली भी ना चलाएं और किसानों के यहां आकर के जो उन्होंने आईटीओ पर किया था और लाल किला पर किया था वो करने दिया जाए, ये चाहते हैं आप अनिल जी? आप इस पक्ष में हैं कि किसानों को गोली मार के बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं, किसी भी तरह से नहीं, सरकार किसी भी तरह से नहीं। वो बड़े बड़े जो जेसीबी लेकर आ रहे हैं वो प्रदर्शन है, कहां पर लिखा हुआ है, कौन से संविधान में कि इस तरह से प्रदर्शन किया जाता है? ये कि निंदा होनी चाहिए सरकार की, आप एक बार कह दीजिए कि सरकार की निंदा होनी चाहिए। निंदा उनकी होनी चाहिए जो इसको एजेंडे के तहत इस तरह कर रहे हैं। निंदा आप लाल किले पर हमले करने वाले की कीजिए, आईटीओ पर हमला करने वाले की निंदा कीजिए अनिल जी। गोली चलाने वालों की निंदा नहीं होनी चाहिए। बहरहाल लौटते हैं अपने मुद्दे पर, सतीश जी जो सवाल उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा कि देखिए आप हमारे को लेकर के क्यों दुबले हो जा रहे हैं, हमारी चिंता को लेकर के आप अपना गठबंधन देखिए कि भाई आपके यहाँ क्यों नहीं अभी तक कोई फॉर्मूला निकला, क्यों नहीं सीटों का समझौता हुआ, क्या आपके यहाँ सब कुछ पहले से सेटल है सतीश जी, या किसी तरह की कोई दुविधा है? भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, हमारा एनडीए जिस दिन गठित हुआ तब से लेकर हमारा नाम एक है, हमारे लगभग मित्र वही हैं, या संख्या बढ़ी होगी, और जिनसे नहीं है हमारे उनके लिए भी दरवाजे खुले हैं। मगर कांग्रेस पार्टी कभी गठबंधन का नाम बदलती है, कभी यात्रा का नाम बदलती है, कभी रणनीति बदलती है, मगर जिस तरीके से वो बर्फ की तरह पिघल रही है, 2014 में उनके पास 2 सीट थी, 19 में यूपी में 1 हो गई, और आज अखिलेश यादव के रहमो करम पे उनको जो 17 सीटें मिली है वह आमतौर पे कांग्रेस की कभी थी नहीं। इलाहाबाद उनके खाते में आई है, इलाहाबाद में कब अमिताभ बच्चन जीते थे, इसलिए आम आदमी पार्टी कब उनके साथ बदल जाए, जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में उनको निगला, फिर उनको किनारे किया, फिर ये उसके दरवाजे जाते रहे। जयराम रमेश दिन रात ट्विटर पे बैठ के मान मनोबल करते रहते हैं ममता बनर्जी के साथ। तो इस तरीके से जब दिख रहा है कि कांग्रेस आज अपनी इतनी कमजोर स्थिति में है कि पूरे देश में वो 250 सीटों पे लड़ने की स्थिति में नहीं है, गठबंधन वाले उनको 250 सीट देने को तैयार नहीं है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस का अगर कुछ बचा हुआ है तो मात्र अहंकार बचा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस के जिस तरीके से बता रहे कि पंजाब में हम फ्रेंडली फाइट करेंगे, दिल्ली में हमें इतनी सीटें दी जाएंगी, उत्तर प्रदेश में दी जाएंगी, पश्चिम बंगाल में क्या होगा अभी कुछ स्पष्ट नहीं है, महाराष्ट्र का कुछ तय नहीं है कि किस तरीके से, जिस तरह उद्धव ठाकरे का रुख दिखाई दे रहा है उस तरह भी मुझे ऐसा लगता है कि अभी 2-4 दिन में ऐसी स्थितियां होंगी कि आम आदमी पार्टी के साथ जो इनका नया गठबंधन हो रहा है वो कुछ और नया रूप लेगा। ठीक है, आप जाहिर सी बात है कि जो सवाल उन्होंने पूछा था वो सवाल मैंने आपको आपकी तरफ उसको डाला और आपने जो जवाब दिया है वो अपनी जगह पर है, ठीक है। लेकिन ये जो हम चर्चा कर रहे थे, अनिल जी को लगता है, विनोद जी लगता है अनिल जी को ये इस बात पर भी शायद आपत्ति है कि भाई हम जो कर रहे हैं चाहे जितने सीटों पर समझौता कर रहे हैं, मीडिया क्यों चर्चा कर रही है, मीडिया को क्या दिक्कत है इससे? लगता है अनिल जी शायद इस पर चर्चा भी नहीं चाहते हैं कि भाई मीडिया भी इस पर कोई चर्चा भी करे। नहीं, मैं अगर लाल जी बताऊं कि मैं अगर गलत नहीं हूं तो अखिलेश यादव के जो आया था सब दिन पहले कि मैं कांग्रेस के साथ मेरा कोई समझौता नहीं है, तो सबसे पहले प्रतिक्रिया शायद सोशल मीडिया पे अनिल जी की ही हुई थी, शायद अगर वही अनिल जी हों तो। आज अनिल जी कह रहे हैं कि ये हमारे बीच के पार्टी के नेता और शीर्ष नेतृत्व का ये फैसला है तो उसका मानना जरूरी है, मान रह सकते हैं। लेकिन मैं उनको ये सिर्फ उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं कि बनारस पे तो अखिलेश यादव ने अपना कैंडिडेट सपा का उतार दिया था,
आज उन्होंने कांग्रेस के लिए बनारस पे सीट हटा ली है, जो शायद उनके पार्टी अध्यक्ष अजय राय है, उनका वो सीट होगा और वो शायद उस सीट पे प्रधानमंत्री मोदी के कंटेस्ट में खड़े होंगे। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि वो पार्टी अध्यक्ष है अजय राय आज, और अखिलेश यादव ने जब बसपा के सांसद थे अफजाल अंसारी साहब, उसको उतार दिया है गाजीपुर में। तो क्या अब अपने भाई के उस हत्या की जो उसमें जो चार्ज था उन पे, जो सबसे बड़े अभियुक्त थे अफजाल अंसारी के परिवार के लोग, उसकी मदद करते हुए अजय राय देखेंगे, या अंसारी परिवार जो है अजय राय की मदद करते हुए बनारस में देखेंगे? यार इस तरह की बातें और इस तरह का जो आप लोग गोलमेल बना रहे हैं, जिसका कहीं से कहीं तरह से कोई विचारधारा तो छोड़िए, कोई एक तरह से कहीं गठबंधन के लायक आपकी चीजें है ही नहीं। अजय राय जाएंगे गाजीपुर में आपके कैंडिडेट को प्रचार करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि उस तरह के लोग उस बात को किस तरह से इस गठबंधन को देखेंगे। और रही बात कि आप जिस तरह की राजनीति करते हुए आ रहे हैं, उस गठबंधन को बना रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण तो आपका दिल्ली है। अनिल जी, कि आप आम आदमी पार्टी की दिल्ली के 2019 का ही अगर आपने बनाया हुआ है कोई स्टैंडर्ड, तो उसमें एक सीट पे आम आदमी पार्टी जमानत जब बताई थी, और आप कम से कम हर सीट पे सेकंड में थे और फाइट करते हुए दिख रहे थे बीजेपी से, और आपको 3 सीटें मिल रही है। पंजाब आपने पूरा आम आदमी पार्टी का, आप कोई समझौता नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अकाली वहां पे अकाली दल का कोई वहां पे एंट्री ना हो जाए, तो आप दोनों वहां कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो पंजाब में आपका तालमेल नहीं है, लेकिन आपको गुजरात में, आपको मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस के लिए सीट, आम आदमी पार्टी के लिए और सपा के लिए सीट छोड़ रहे हैं। तो ये इस तरह के तालमेल और इस तरह के गठबंधन का मतलब लोग भी जानते हैं। आप चाहे इसके मामले में जितना भी तर्क दे लें। एक तो तर्क दे, दूसरी बात मैं ये जोड़ूंगा। हाँ, एक तो दिल्ली वाली बात जो विनोद जी ने कही कि भाई 6 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे, अब चर्चा आ रही है कि आप सिर्फ 3 सीटों पर लड़ेंगे। दूसरी बात अनिल जी, मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं। एक मैं देख रहा हूं कि चाहे सपा हो कि आम आदमी पार्टी हो, अपनी तरफ से कैंडिडेट, या शिवसेना उद्धव ठाकरे की सेना अपनी तरफ से कैंडिडेट का ऐलान किए जा रहे हैं। ये तो गठबंधन धर्म का अपमान भी है ना। गठबंधन धर्म में ये थोड़े होता है कि अपनी तरफ से सीटों का ऐलान करते जाए अपने कैंडिडेट का, और कांग्रेस सारी चीज बर्दाश्त कर रही है। अनिल जी, देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि किसी की भी व्यक्तिगत चीजें जो हैं वो पार्टी के बराबर नहीं होती। पार्टी सबसे बड़ी होती है, और पार्टी देश हित के बारे में जब फैसले लेती है, ये तो आप उसमें बहुत सारी अजय राय चीजों और को। अफजाल अंसारी के बारे में कह रहे हैं ना? जी जी, अनिल जी का अपना भी रिएक्शन था सपा पे। बोलिए। ठीक है। जी जी जी, तो ये व्यक्तिगत चीजों से कई ज्यादा ऊपर की बातें हैं, जिन्हें मुझे लगता है कि सभी लोग समझते हैं। जहां तक बार बार बात हो रही है कि भाई वहां पे कैसे वोट मांगा जाएगा, वो उनके लिए कैसे जाएंगे, मुझे बताइए, कल तक नीतीश कुमार जी को वो पलटू राम बोलते थे बीजेपी वाले। हत्या का मामला है, हत्या का आरोप है अनिल जी। भाई सुन तो लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए भाई। उनको उनके डीएनए पे सवाल उठाया था। अब मैं ये कहने लगूं कि भाई कल तक तो आप बिहार के डीएनए पे सवाल उठा रहे थे, आज बिहार किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे? तो ऐसे नहीं चलता है। जहां तक पंजाब की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी की बात हो रही है, देखिए, क्योंकि लड़ाई हमारी बड़ी है। ये सत्ता पाने की लड़ाई नहीं, देश को बचाने की लड़ाई है। आज देश इतनी गर्त में जा रहा है कि एमएसपी मांगने पर किसानों को गोली मिल रही है। सोशल मीडिया को खरीद के और सोशल मीडिया को हर तरीके से बैन करने का प्रयत्न किया जा रहा है। पार्टी के खाते सीज किए जा रहे हैं, सभी विपक्षी दलों पर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो ये जो लोकतंत्र को खत्म करने की जो लड़ाई है, इससे लड़ना कांग्रेस के लिए जरूरी है, और इसके लिए हमें चाहे जितना भी समझौता करना पड़ेगा, चाहे दिल्ली रहे चाहे पंजाब रहे, जितना क्योंकि देश हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और देखिए क्या होता है कि आप चुनाव स्ट्रेटेजी के तहत लड़ते हैं। हमारे मित्र कह रहे थे, बीजेपी के कह रहे थे कि भाई हमारे कौन से सहयोगी हमें कोई छोड़ के नहीं गया। भैया, अकाली दल के साथ क्या हुआ है? पंजाब में आपको छोड़ के चले गए, आप फिर से बात करने लगे, लेकिन उन्होंने आपको भाव नहीं दिया। उस पर क्या स्थिति कहेंगे आप? एआईडीएमके आपको चुपके से छोड़ के चले गए। जी, दीजिए जवाब सतीश जी। अनिल जी जो सवाल उठा रहे हैं उस पर जवाब दीजिए। हाँ सतीश जी, दीजिए जवाब। कांग्रेस अपने आज़ादी से आज तक के चुनाव में सबसे कमज़ोर हालत में, टूटे हुए मनोबल के साथ, सबसे कम संख्या की सीटों के साथ, जिस हालात में और जर्जर मनोबल के साथ लड़ रही है, रहमो करम पे लड़ रही है। गठबंधन कहाँ उसे लीड करना था, यहाँ तक कि ये तय किया गया कि बैठक पटना में होगी, नहीं दिल्ली में होगी, तो सोनिया गांधी घर पे होंगी, जिनकी ताकत नहीं रह गई है राजनीति में। पटना में जिनके घर पे हुई वो उनके साथ नहीं रहे। और जहाँ
आरोपों की बात कर रहे हैं कि पार्टी किसी पर आरोप लगा रही थी, ये राजनीतिक आरोपों का आप जैसे जयंत चौधरी के साथ कल खड़े थे, आज आप उनके लिए क्या कह रहे हैं? पर सबसे बड़ी बात है, हम लोग जनता की राजनीति करते हैं। बिहार में आज बताइए क्या सनातन को गाली दी जा रही है? क्या किडनैपिंग का उद्योग चल रहा है? क्या जिस तरीके से नालंदा के दंगे हो रहे थे वो हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि सुशासन की हम बात करते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो सुशासन का एक मॉडल हमने खड़ा किया है और उसी मॉडल के तहत नीतीश कुमार हमारे साथ हैं। हमारा गठबंधन बना है तो बिहार बदलता हुआ दिखाई दिया है। आप जिस गठबंधन में थे वहां की हालत क्या है, आप झारखंड में वहां की हालत क्या, आपके गिनती के विधायक है उसमें आधे नाराज होकर दिल्ली में है जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव में ऊंचे मनोबल के साथ जय श्री राम कहते हुए आ रही है। देश अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है और 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तीसरे कार्यकाल में मोदी जी के बनेगी। देश आगे बढ़ रहा है और जहां तक कांग्रेस ने इतने लंबे समय तक राज किया, एक परिवार के लिए राज किया, उसी को भगवान मानते रहे, आज दिखाई दे रहा है उस परिवार को पैदल चलना पड़ रहा है। एक लाइन का काउंटर देना चाहते हैं अनिल जी, जल्दी से दीजिएगा। ये बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इतने कमजोर मनोबल में है, इतनी बुरी स्थिति में है। पहली बात तो ये राजनीति में ऊपर नीचे चलता है, आपकी पार्टी जिस तरह आप गठबंधन कर रहे हैं इसलिए अब आप ही जवाब दे देंगे भाई, बीजेपी वाले से जो जवाब चाहिए वो। तो 2 सीटों पे तो बीजेपी भी हुआ करती थी और यदि कांग्रेस इतनी कमजोर स्थिति में है तो आपको ये 40 दलों का दलिया क्यों बनाना पड़ रहा है? राजभर आपको उत्तर प्रदेश में लगातार गाली दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको सहयोग की जरूरत पड़ रही है। विनोद जी, आप कुछ चलते चलते टिप्पणी करना चाहेंगे? अनिल जी कह रहे हैं भाई सब सारे समझौते करेंगे। बात करते हुए जरूर इसको खत्म करना चाहूंगा कि अनिल जी ने एक चीज बहुत बताई कि वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, लेकिन अब वो कांग्रेस के प्रवक्ता होने के बाद भी अगर वो एक टिप्पणी करते हैं, अगर सपा की जिस तरह की राजनीति थी तो उसको उन्होंने एक व्यक्तिगत मान लिया और वो बता दिया कि पार्टी नेतृत्व जो है उसका फैसला ये होता है। तो अगर पार्टी नेतृत्व में और कांग्रेस के आम जन में इतना फर्क है अनिल जी, यही दिक्कत है आज की तारीख में कांग्रेस जो गठबंधन संगठन गठबंधन का चाहे जो भी बुलंद करें आप, संगठन आपका आपके जैसे कार्यकर्ताओं के साथ में कमजोर हो रहा है, ये चिंता की बात। पार्टियों के समझौते होते रहते हैं, कांग्रेस ने भी शिवसेना जैसी पार्टी से समझौते किए थे, इसलिए नीतीश जी का जो एनडीए और महागठबंधन में आना जाना लगा रहता है वो एक अलग इशू है। लेकिन अजय राय और अफजाल अंसारी वाला जो मामला है वो हत्या का आरोप का। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस चर्चा में जुड़ने के लिए अनिल जी आपका, सतीश जी आपका भी और विनोद जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वक्त है अभी एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद लौटेंगे तब करेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरों पर बात। लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन। अब बिजनेस चाहे जो भी, एसबीआई का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। एसबीआई करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। एसबीआई देश का फैन। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब एक बड़ी खबर कर्नाटक से, क्योंकि वहां से एक और विवादास्पद मामला सामने आ गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार पर तुष्टीकरण का एक और बड़ा आरोप लगा है। क्या है मामला हम आपको बताने वाले हैं। पहले भी कई आरोप लगते रहे, लेकिन अभी एक और बड़ा मामला ये आ गया कि राज्य सरकार ने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 में बदलाव कर दिया है। और वो बदलाव क्या है, बदलाव को लेकर विवाद क्यों है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो विधेयक में बदलाव किया है कर्नाटक सरकार ने, उसमें क्या कुछ किया है। नए नियम के अनुसार अन्य धर्मों के व्यक्तियों को हिंदुओं के मंदिर प्रबंधन का सदस्य बनने की अनुमति दे दी गई है। तो ये है विवाद। बदलाव वाले विधेयक को लेकर घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी ने इस प्रावधान को वापस लेने को कहा है सिद्धारमैया सरकार से। इससे पहले जरा याद कीजिए, सरकारी स्कूलों में नारे के बदलाव की खबर आई थी, लेकिन अब लगता है सिद्धारमैया सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि उसको लेकर भी विवाद हुआ था। इस बीच कर्नाटक के उद्योग जगत में स्थानीय लोगों को 50% प्राथमिकता का भी राज्य सरकार का फैसला है, लेकिन उद्योग जगत ने राज्य सरकार के फैसले को गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला बताया कि इससे बुरा असर पड़ेगा। आयशा खानम
हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ चुकी हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले आयशा से हिंदू मंदिरों को लेकर के जो फैसला है, ट्रस्ट को लेकर के जो विधेयक में बदलाव है, उस पर बात करते हैं। आयशा, सबसे पहले तो यही बताइए कि ये जो बदलाव है, इस बदलाव का विरोध क्यों भारतीय जनता पार्टी कर रही है? क्या ऐसे प्रावधान है इसमें? जी देखिए, अचानक कर्नाटक सरकार ने जो इस बिल में संशोधन किया, उसमें ये कहा गया है कि जो मैनेजिंग कमिटीज होंगे मंदिर के, इन कमिटीज में गैर हिंदू भी सदस्य रहेंगे। ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन मैनेजिंग कमिटीज में जो हिंदू नहीं है उनको सदस्य बनाने का क्या मतलब है। तो ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दूसरे धर्म के जो मैनेजिंग कमिटीज हैं उसमें हिंदूज को सदस्य नहीं बनाया जाता। यही बात को लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के अध्यक्ष विजेंद्रा ने सवाल उठाया और पूछा कि जब आप दूसरे धर्म स्थलों में इस तरह का बदलाव नहीं लाते, इस तरह के संशोधन नहीं ला रहे हैं, तो हिंदुओं की मंदिरों में मैनेजिंग कमिटी में दूसरे धर्म के लोगों को क्वालिफाई करना, इसका मतलब क्या है? इसका जवाब मांग रहे हैं। इसके अलावा ये जो सरकार ने कहा है कि अब जो मंदिरों से 10% जो मंदिरों की आय होती है वो सरकार को देनी होगी। देखिए, 34,000 से ज्यादा मंदिर है और इसकी हर साल इन मंदिरों से 708 करोड़ रुपए का आय सरकार को आता है। अब सरकार चाहती ये आय जो है दुगना हो, इसको ज्यादा किया जाए। तो बीजेपी यही सवाल उठा रही है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा कह रहे हैं कि क्या सरकार मंदिरों से पैसा जुटाकर अपना जो वित्तीय खजाना खाली हुआ है उसकी भरपाई करना चाह रही है? क्या ये सवाल बीजेपी का है। लेकिन आयशा क्या ये जुटाने की कोशिश कर रही है? आयशा, एक सवाल मेरे मन में है कि कर्नाटक सरकार हर कुछ दिन पर कुछ ना कुछ ऐसा फैसला ले लेती है जिससे विवाद पैदा हो जाता है। क्या ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है? देखिए, कर्नाटक सरकार कहीं ना कहीं चुनाव के मद्देनजर कुछ ऐसे कदम उठा रही है जिससे साफ नजर आता है कि सरकार को ये लग रहा है कि हम अगर ऐसे कदम उठाएंगे तो शायद इससे उनकी वोट बैंक जो है वो बढ़ेगा। और जिस तरह से बीजेपी ने तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है बीजेपी, तो हो सकता है कर्नाटक सरकार को कहीं ना कहीं लगता होगा कि एक कम्युनिटी को खुश करके दूसरी कम्युनिटी को नाराज कर वो वोट बैंक को अपनी तरफ कर ले। तो ये कर्नाटक सरकार की कहीं ना कहीं एक राजनीति है और लोकसभा के चुनाव के चलते आने वाले दिनों में ये राजनीति और बढ़ेगी और कई बवाल बिल्कुल लगता है कि ये जो है ना दोनों तरफ से अभी होता रहेगा, कम से कम तब तक जब तक लोकसभा चुनाव हो ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आयशा। और अब बात संदेश खाली के गुनहगारों की, जिसकी चर्चा पिछले कई दिनों से है। और इसी सिलसिले में संदेश खाली में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम संदेश खाली पहुंची और राज्य सरकार से अब अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम ने भी रिपोर्ट मांगी है पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से। आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से 3 दिन के भीतर ब्यौरा देने को कहा है। और याद कीजिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी एससी कमीशन और महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग पहले ही संदेश खाली का दौरा कर चुके हैं और अनुसूचित जाति आयोग ने तो राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी की थी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख करके। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संदेश खाली मामले में स्वतः संज्ञान लिया है। मामला इतना बड़ा है कि ये जो तमाम संगठन है इनको संज्ञान लेना पड़ रहा है। मानवाधिकार आयोग ने मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते के भीतर रिपोर्ट मांगी है। ये मानवाधिकार आयोग की बात है। भारी दबाव के बाद आखिरकार इस बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार ने संदेश खाली का दौरा आज किया, इतने दिनों के बाद। और वहां पर उन्होंने कहा कि जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी ने ये बात कही। तो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली घटना पर पश्चिम बंगाल डीजीपी राजीव कुमार ने कहा कि जिसने भी कानून को अपने हाथ में लिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि पुलिस और प्रशासन के साथ सहयोग करें। जिसने भी अपने हाथ में कानून लिया है उनके सबके विरुद्ध व्यवस्था करी जाएगी। मानुष कि जिससे जो यहाँ के लोग हैं बाशिंदे जो अच्छे ढंग से रह सकें, उनके जो अभियोग हैं सब देखे जा रहे हैं, इंक्लूडिंग लैंड रिलेटेड है और कोई भी रिलेटेड हो, सब अभियोग सुने जा रहे हैं, सब देखे जा रहे हैं। आपके थ्रू केवल यही उनको लोगों को वार्ता है
कि सब लोग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करें। हम उनकी सारी जो उनके अभियोग हैं सबको सुनेंगे और जिन्होंने आईन तोड़ा है, जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उनके विरुद्ध व्यवस्था होगी। हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़ चुके हैं हमारे साथ कोलकाता से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। प्रसेनजीत दा, सबसे पहला सवाल, आखिरकार दौरा तो किया डीजीपी ने, लेकिन ये तो कहीं नहीं बताया, क्या कुछ बताया इस बारे में? शाहजहां शेख हैं कहाँ? नहीं लालचंद, इसमें एक बात मैं राजीव कुमार से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बताया कि कोई कानून अपने हाथ पे ना ले, अगर कोई लेने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। तो मेरा सवाल उनसे यह है कि ये वो किन की तरफ इशारा कर रहे हैं? मतलब वो शेख शाहजहां की तरफ इशारा कर रहे हैं या वो महिलाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अपने आप को बचाने के लिए वो शिबू हाजरा की पोल्ट्री फार्म को जला दिया था? क्योंकि वो जो जलाने की काम है वो भी कानून हाथ पे लेने की काम है। तो क्या उन्होंने उस महिलाओं को उन महिलाओं को धमकी देने की काम राजीव कुमार ने किया है? तो ऐसा ही है भाई। हाँ, वही बात वही है जो राजीव कुमार ने जिन्होंने यौन उत्पीड़न की ये 164 का बयान दिया है, उनका चेहरा पब्लिकली अपने हैंडल पे दिखा सकते हैं, तो ये हम कह ही सकते हैं, समझ ही सकते हैं या बोल सकते हैं कि शायद वो उन महिलाओं की इशारा किया है, महिलाओं को इशारा किया है राजीव कुमार ने कि आप कानून हाथ पे ला लो, चाहे आपका हालत जितना भी बिगड़ता जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि लालचंद आपको बता दें, आज कई अलग अलग जगह पे फिर से अभी फिलहाल हमें इस तरह की महिलाओं की आक्रोश की बातें सुनने को मिल रहा है। अगर ये बात सही है और उसका ठीक तरह से तस्वीर हमारे पास आए तो मैं आप लोगों से साझा करूंगा। लेकिन ऐसा हो रहा है और हमें ये पता चल रहा है, मतलब जितना भी कल रात को पूरे संदेशखाली एरिया में, कल दिन में राजीव कुमार दबाव आने के बाद घूमकर स्थिति को काबू करने की कोशिश किया, लोगों को डराने धमकाने की काम किया है, लेकिन ये क्या हो रहा है कि बैलून को अगर यहाँ से आप दबाने की कोशिश करें तो यहाँ से वो फूल जाने की काम हो रहा है। मतलब दूसरी जगह पे महिलाओं ने अभी ये अपना जो क्षोभ आक्रोश दिखाने की काम कर रहा है। इसी सवाल पर आने वाला था दादा, इसी सवाल पर आने वाला था। देखिए, दबाए नहीं दब रहा, तमाम आयोग हैं, जनजातीय आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, सब संज्ञान ले रहे हैं। लेकिन इस बीच क्या ये हो सकता है जो बात आप कह रहे थे कि इस तरह के कई संदेश खाली की खबर लग सकती है, सामने आ सकती है क्या? पश्चिम बंगाल से कई शाहजहां शेख जैसे लोग सामने आ सकते हैं क्या? बिल्कुल, ये जो मैं दूसरी जगह की बात कह रहा हूं कि 1-1.5 घंटा पहले इसके बारे में हमें पता चला है, वो शाहजहां शेख की भाई सिराज के बारे में। वहां पे जो टारगेट है, महिलाओं की जो आपत्ति है, वो सिराज बोल के जो शायद बताया जा रहा है कि शेख शाहजहां की भाई है। तो इनकी जो दबदबा है, इसके खिलाफ महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया दूसरे जगह पे। और लालचंद ये समझना चाहिए कि इस जगह पे पुरुष की संख्या काफी कम है, क्योंकि सारे के सारे पुरुष यहाँ पे काम नहीं होने के कारण और यहाँ पे इस तरह से राजनीति की दबाव होने के कारण ये माइग्रेंट लेबर बनके किसी दूसरे राज्य में चले गए हैं। तो यहाँ पे अगर आवाज उठाना है तो महिला को ही उठाना पड़ेगा और महिला ही उठा रही है। तो संदेश खाली छोड़ के अभी दूसरे जगह पे भी उठाना शुरू कर दिया है इन लोगों ने आवाज। और वहां पे इस तरह से सिराज जैसे जो शेख शाहजहां की भाई कहला जा रहा है, ऐसे सिराज हो, जो भी हो, शिबू हाजरा हो, उत्तम सरदार हो, कई लोगों के खिलाफ अभी आवाज उठने की खबर हमको मिल रहा है। बिल्कुल, आने वाले समय में ऐसी और भी खबरें आ सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।